हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। वेलकम टू माय चैनल संतोष मैथ। आज देखो हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 A to Z मैंने कम्प्लीटली आपको करवा दिया है, ठीक है। और जिस बच्चे ने वो सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं वो तो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो 4th चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ वो है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, है ना। अब हमारी जो एरोप्लेन है ना वो रनवे पे आया था और अब हमारी जो प्लेन है ना उसको उड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लिविलिस थ्योरम इज़ द ब्यूटीफुल थ्योरम इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। वैसे ही रेसिड्यू थ्योरम अगर हमको एक बार आ गई, देखो जो हमारी जितने भी काम अब तक हमने किए हैं सारे वो काम से ना बच्चों, हमने किसी क्वेश्चन को कॉशी थ्योरम से, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से या फिर हायर ऑर्डर का कॉशी का हायर ऑर्डर का फॉर्मेट में यूज़ करके हमने काम किए थे। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर 4 है ना, लगभग मुझे 2-3 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा काम यहाँ करना है मुझे। ऐसे आपको मैं हवा में नहीं उड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ हूँ। आपको कुछ देने के लिए मैंने आपको वादा किया था, वो मैं पूरा करने के लिए हमारी टीम के साथ हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कोशिश ये मेरी हमेशा रहता है कि आप सब्जेक्ट को एक बार सीख लो बच्चों। यही मेरी मोटिव है और ज़िंदगी भर यही रहेगा, क्योंकि इसके लिए मैं अपने लाइफ को मैंने डेडिकेट किया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं किए हुए आज हम बहुत सारा काम करेंगे। जो मेरे चैप्टर 4 में 3 से 4 वीडियोस बनेंगे बच्चों, उससे तो कम नहीं बनेंगे। इसके ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो चलिए मेरी जो चैप्टर 4 है ना, 4 चैप्टर में मेन तो हम काम ये जो है ना रेसिड्यू सॉरी कैलकुलस ऑफ, ऊपर आप लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, मैं उसको मिटा देता हूँ। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, ठीक है बच्चों। ये मेरी मेन टॉपिक तो हमारा जो काम है रेसिड्यू के ऊपर, ये टॉपिक का नाम मैंने लिया है। और जो मैं अब जो हम काम करेंगे चैप्टर मेरा 4.1 मैंने मान लेता हूँ, उस चैप्टर का नाम अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपांड्स के बारे में, एक्सपांशन, ठीक है बच्चों। एक्सपांशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही थ्योरम होते हैं एक्सपांड करने के लिए। कोई भी फंक्शन को हम किसके अबाउट एक्सपांड करने के लिए हमारे पास 3 ही थ्योरम है, वो फेमस थ्योरम है। फेमस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया है। तो पहले ही मैं शुरू करता हूँ कि भैया एक्सपांशन, किसी भी फंक्शन को हम एक्सपांड करना आज सीखेंगे। आपने अगर बीएससी में या फिर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो डर अगर था ना, वो मेरे वीडियोस आप A to Z देख लो बच्चों। आपका डर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपका डर कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। आई एम श्योर दैट, ठीक है बच्चों। चलिए फिर पहला थ्योरम अगर मैं लूँ, उसका नाम है टेलर्स थ्योरम। नाम सुना होगा बच्चों, टेलर्स थ्योरम। इसका प्रूफ तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं प्रूफ लिखवा दूंगा, लेकिन इस पर हमारा जो इस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप बोलेंगे सर आपने लॉजिक के कैलकुलस के ऊपर सारे थ्योरम का प्रूफ कर दिया और इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप एक ही भी थ्योरम प्रूफ क्यों नहीं करते।
आप अगर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लमेटिकली पेपर है बच्चों, ऐसा थ्योरम का प्रूफ करने से उसमें से चीज़ें कभी एग्जाम क्वेश्चन में नहीं आएंगे, समझ रही हो। लेकिन जब मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, स्पेसिफिकली मॉडर्न अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी या फिर रियल एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा, उनमें से तो चीज़ें को मुझे प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ से प्रॉब्लमेटिकली कम आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसकी चीज़ों को अगर प्रूफ किसी ने भी नहीं करता, वो तो एग्ज़ाम में हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करने का मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कभी छोटे छोटे थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ है तो मैं कर देता हूँ, है ना। अगर आप मुझे अगर चाहिए सर सारे थ्योरम्स का प्रूफ दे दो, मैं दे दूंगा, इससे बड़ी बात क्या है भैया, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। फिलहाल आप इस थ्योरम जब मैं लिखता हूँ उसका यूज हम कैसे करेंगे जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वही तो आप एक बार सीख जाओ, वहाँ आपके जिंदगी बल्ले बल्ले। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेलर्स थ्योरम ने क्या कहा भैया, रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो मेरी पहली तो स्टाइल बनता है किसी भी थ्योरम का, मेरी अपनी खुद की, जैसे कि अगर एक बार आपने ऐसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो तो ज़िंदगी भर वो रह जाएगा, ओके। तो इसलिए ये टेलर्स थ्योरम ये कहता है कि भैया ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का, इस टेलर्स थ्योरम का टेलर एक्सपेंशन बोलो या फिर इसने इस फंक्शन का वैल्यू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उस फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव करो एट पॉइंट ए पर, समझ रही हो, उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो और z माइनस ए की पावर में n रखो। ये कंक्लूजन है, ये देन में आएंगे, लेकिन इफ पार्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है ना बच्चों। तो मैं इफ पार्ट में लिखूंगा कि पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि भैया ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये जो फंक्शन आपका, देखो एनालिटिक हमेशा आएंगे बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, इसीलिए मैंने लाइन बोला ना, जिसको एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन नहीं आता उसे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीख ही नहीं पाएगा, ओके। तो ये वर्ड्स तो हमेशा चलेंगे। ये क्या होने चाहिए, टेलर्स थ्योरम यूज करने का परमिशन आपको तब मिलेंगे जब ये फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए। कहाँ पर, इनसाइड भैया एक सर्कल सी पर, समझ गए हो। और उसका सेंटर देखो, मैं अगर मैं बनाऊं, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, समझ गए हो, इसे ए को सेंटर मान के किसी भी एक रेडियस का एक सर्कल बनाओ, उसका नाम सी दो। माने ये बोलता है ये फंक्शन इनसाइड, देख भैया बाउंड्री पे एनालिटिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखो ध्यान से सीखो। टेलर्स थ्योरम का यूज करने का आपको परमिशन तब मिलेंगे बच्चों जब ये फंक्शन इस ये कंटूर नहीं है, आपकी बार ये सर्कल है, ए को सेंटर मान के आप अगर इसके ए के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो अगर आप यहाँ z0 लिखते हैं तो यहाँ z0 लिखते थे, है ना। तो इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाओ, इस फंक्शन, इस सर्कल के, ये जो सर्कल है ना, इसको सिर्फ सर्कल कहते हैं बच्चों, ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको, ध्यान हो तो। बाउंड्री पे ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इसका रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, एनालिटिक है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, लेकिन वो फंक्शन, इस जो सेंटर जिसको माना है वो पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए, ये सेकेंड थिंग। अगर ऐसा है देन ये बोलता है हर एक जेड के लिए, देन ऊपर लिखता हूँ फॉर ऑल जेड इन सी। देखो
आप इसमें से कहीं पर भी आप मान लो यहाँ से जेड उठाओगे या फिर यहाँ से कहीं पर भी आप किसी भी कैसी मर्जी, फॉर ऑल का मैंने क्वांटिफायर्स फॉर्म मैंने बताया क्या होता है ये, है ना बच्चों। तो कोई भी आप जेड ये कहाँ से भी उठाओ उसके लिए ये फंक्शन हमेशा ऐसे खोल जाते हैं, ये टेलर्स ने कहा। तो इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूं तो क्या बोलेंगे, n को अगर 0 लूं ये क्या बन जाएंगे बच्चों, समझ रहे हो। 0 अगर लो, इसका 0 टाइम डेरिवेटिव्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ f ऑफ a बनेंगे। ये डेरिवेटिव है, फंक्शन को nth टाइम डेरिवेटिव्स करना है, 0 डालोगे तो फंक्शन को 0 टाइम डेरिवेटिव्स करो। मीन्स मैं अगर f ऑफ z इज इक्वल्स टू जेड अगर लूँ, आप बोल रहे हो f ऑफ z क्या आएंगे भैया, वो जेड ही आएंगे और क्या आएंगे। आप डेरिवेटिव 0 टाइम्स मतलब कुछ नहीं करते हो, यही तो है। तो ये रखा, n को अगर 1 लोगे तो f डेज a होगा और बाई 1, n तो कितना है, n को आपने 1 लिया, 0 फैक्ट्रियल तो 1 होती है ना बच्चों, 1 फैक्ट्रियल ये क्या बना, z माइनस a बना, प्लस n को अगर 2 लोगे तो f डबल डेज एट पॉइंट a अपॉन 2 फैक्ट्रियल इंटू z माइनस a का स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन, ये चलेंगे। तो ये टेलर्स ने कहा, इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है लेकिन मैं वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है एज फॉर दिस एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में अगर किसी बच्चे का प्रूफ चाहिए, सारे का मैं दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट, ये मेरी स्टाइल है ऐसे लिखना, अगर मैं इसको प्योरली लिखूं तो आप अपोज करके लिख लेना। मैं बोल देता हूँ, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्कल सी, उस सर्कल का नाम मैंने सी दे दिया, एट सेंटर एट जेड नॉट, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, देन फॉर ऑल जेड इन सी के लिए द टेलर्स थ्योरम सेज एफ ऑफ जेड इज योर समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी होल्ड्स। यह हुआ टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। समझ गए हो, बात समझ रही हो बच्चों। तो इसको भी कहीं कहीं ऑथर ऐसे लिख देते हैं, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an खाली लिख कर ये z माइनस a टू द पावर n लिखते हैं और वेर करके an का जो वैल्यू है ना वो f ऑफ n एट पॉइंट से बाई n फैक्ट्रियल, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं। मीन्स इस क्वांटिटी को उसने an एज्यूम कर लेते हैं और बाद में लिख देते हैं। ऐसे क्या लिखना, क्या गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बच्चों। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ कि सर एक एग्जाम्पल से इसको मैं टेलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहता हूँ। मान लो मैंने फंक्शन क्या ले लिया बच्चों, cos z मान लो मैंने ले लिया और a को मान लो मैं 0 ले लिया। मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 0 जब भी ये होता है ना, उसकी अबाउट आप ध्यान रख लो। इस फंक्शन को cos z को 0 के अबाउट आपको एक्सपांड करना है, ये इसका मीनिंग है। बच्चे इस मीनिंग को भी गलत पढ़ देते हैं, गलत उसको चीज़ को तो वो समझ नहीं पाते हैं क्या है, टेलर्स थ्योरम को रट ही देते हैं। रटना नहीं है बच्चों, रटोगे तो BSc MSc पास कर जाओगे, नेट गेट तो कभी जिंदगी पर पास नहीं करोगे। ये लिख के लेना मेरे से, एफिडेविट भी मैं दे दूंगा। समझ रही हो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इस फंक्शन को 0 के अबाउट एक्सपांड करूंगा। तो यहाँ मेरे पढ़ा है टेलर्स थ्योरम, है ना। क्या टेलर्स थ्योरम लगाने का परमिशन है? पहले तो रिक्वायरमेंट्स देखो बच्चों। मीन्स ये कहता है भैया 0 को सेंटर मान के एक ऐसे किसी भी एक रेडियस से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने यह 5 रेडियस से बनाया अगर है, ये तो 5 रेडियस का है,
समझ गए हो? तो बोलता है कि पहले टेलर्स थ्योरम का यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ये कॉस फंक्शन इस सर्कल पे एनालिटिक है? भैया ये तो एंटायर फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, इस पे क्या बात कर रही हो? वो बोलता है क्या सेंटर पे एनालिटिक है? भैया एंटायर है, इस पे क्या क्यों नहीं है? तो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, तो टेलर्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो टेलर्स ने कहा कि हर एक जेड आप यहाँ से कहाँ से भी जेड उठाओ बच्चों, कहीं पर भी जेड यहाँ मत उठा लेना, क्योंकि टेलर्स थ्योरम उसने परमिशन नहीं दिया। लेकिन अब ये कॉस जेड के लिए तो वैलिड है, यहाँ से भी उठा सकते हो, लेकिन इन जनरल ऐसे नहीं बोल देना है। समझ रहे हो बच्चों? ये तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, लेकिन गलती से भी बाहर से मत उठा लेना। ओके, ठीक है जी, चले फिर। तो ये बोलता है कि भैया आप किसी भी जेड उठाओ इन सी, ये तो स्टेटमेंट है, इन सी मीन्स इनसाइड सी। ओके, तो क्या बोलता है कि एफ ऑफ जेड कॉस जेड का जो एक्सपेंशन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे बाई एन फैक्ट्रियल इंटू जेड माइनस 0 करोगे तो वही आएंगे, और जेड टू द पावर n। राइट बच्चों, इसको अगर मैं खोल के लिखूं ये क्या होगा कि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस में एफ ऑफ 0 बाई 0 फैक्ट्रियल तो 1 होता है, एफ डेस एट पॉइंट 0 बाई 1 फैक्ट्रियल इंटू जेड प्लस में, मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा, जेड प्लस में एफ डबल डेस एट पॉइंट 0 बाई 2 फैक्ट्रियल इंटू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। यही तो चलता है। तो भैया आपके पास क्या है, एक्सक्यूज मी, आपके पास क्या है बच्चों? देखो आपके पास एफ ऑफ जेड का वैल्यू आपके पास कॉस जेड है। मुझे बताओ एफ ऑफ 0 क्या आएंगे? 1 आएंगे ना, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ओके, एफ डेस 0 क्या आएंगे? कॉस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन जेड है, लेकिन जेड के स्थान में 0 रखता हूँ, साइन 0 तो 0 होता है। ओके जी, तो अब मुझे बताओ एफ डबल डेस 0 क्या आएंगे? एफ डबल डेस मीन्स साइन जेड का डेरिवेटिव माइनस कॉस जेड होता है, कॉस 0 ये हुआ -1। समझ रहे हो बच्चों? आप ऐसे करते करते इसके वैल्यू आप यहाँ से रख दो। एफ ऑफ 0 कितना है? 1 है भैया, 1 है। तो एफ डेस 0 कितना है? एफ डेस 0 तो 0 है, 0 बाई 1 फैक्ट्रियल इंटू में जेड। समझ रही हो? प्लस में एफ डबल डेस 0 कितना है? एफ डबल डेस 0 तो -1 है भैया, -1 अपॉन 2 फैक्ट्रियल इंटू में जेड स्क्वायर, प्लस में एफ ट्रिपल डेस कितने आएंगे? ये ऐसे एफ ट्रिपल डेस एक बार लिख दो, एफ ट्रिपल डेस 0 कितने आएंगे? ये माइनस कॉस जेड का साइन खाली जेड रहेंगे, साइन 0 ये भी 0 है, तो ये 0 टाइम्स ये रहेंगे। प्लस में ये क्या बनेंगे? एफ 4th टाइम अगर डेरिवेटिव करोगे ये साइन जेड का कॉस जेड बन जाएंगे, और कॉस 0 तो 1 हो जाएंगे। ये आया 1 बाई कितने आएंगे? n को 4 है ना, तो 3 फैक्ट्रियल बाई 4 फैक्ट्रियल आएंगे यहाँ। समझ रही हो? 4 फैक्ट्रियल इंटू जेड टू द पावर 4 प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे। बात समझ रही हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं 1 माइनस ये बनेंगे कि जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल
प्लस Z4/4 फैक्ट्रियल माइनस ऐसे करके ये चलेंगे। क्या ये आपने बचपन से नहीं पढ़ते थे क्या? ये तो कॉस की एक्सपांशन है, हमने तो इसको सीधे याद कर लिया था। लेकिन इस चीज़ आया कहाँ से, अगर आप इस चीज़ आया कहाँ से अगर बोलेंगे, ये टेलर्स थ्योरम से ही आया हुआ है। समझ गए हो बच्चों? ये क्या है? ये वैलिडिटी आपका फॉर ऑल जेड है, हर एक जेड के लिए। आप ये जो मैंने सर्कल बनाया उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप जैसे मर्जी बनाओ, हर एक जेड के लिए यही है होता है इस फंक्शन का एक्सपांशन। हमने तो इस चीज़ को याद कर लिया था और अभी भी हम याद कर लेंगे, लेकिन यूज कैसे होंगे टेलर्स थ्योरम, आप अगर इसका एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं तो यही इसकी एप्लीकेशन है। आप एफ ऑफ जेड को साइन जेड ले, किसके अबाउट, आप अगर ए को मैंने 0 से लिया, आप 1 से 2 से कुछ भी पॉइंट से आप निकाल सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? दिस इज टेलर्स थ्योरम। और मैं जितने एक एक्सपांशन में सारे एक्सपांशन आपको लिखवा दूंगा और उस चीज़ को ज़िंदगी भर, नेट गेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रख लेना। ओके चलो फिर चलिए बच्चों, आज अभी मैं देखो कुछ एक्सपांशन में डायरेक्टली मैं दे दूंगा, उसके रिजल्ट के तौर पे आप याद रख लो, है ना? क्योंकि बोथ एक्सपांशन जो मैं लिखूंगा वो आया कहाँ से? टेलर से ही। पहली एक्सपांशन हम जानते हैं e⁻z का एक्सपांशन क्या है? 1 प्लस z/1 फैक्ट्रियल प्लस z² 2 फैक्ट्रियल प्लस z³ 3 फैक्ट्रियल एंड सो ऑन। समझ रहे हो? ये वैलिडिटी लिखना है ना, ये जो है ना फॉर ऑल वैलिड, ये यहाँ लिखो वैलिड फॉर ऑल जेड, हर एक जेड के लिए ये e⁻z का एक्सपांशन यही आएंगे। आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो बाय टेलर्स थ्योरम। करो, आप खुद से करना है, ये मैंने आपको एक समझा दिया, उस सेम अप्रोच यही चलेंगे बच्चों। ओके चलिए, अबाउट 0 के अबाउट आप कर लेना कि साइन जेड का एक्सपेंशन आप जानते हैं ना, z-z³ 3 प्लस z³ दैट मीन्स z5/5 फैक्ट्रियल माइनस करके ये भी फॉर ऑल जेड के लिए वैलिड है। थर्ड एक्सपेंशन आप याद रख लगना, कॉस जेड जो अभी अभी निकाला गया इसका तो डेरिवेटिव है यही, से 1 माइनस z² 2 फैक्ट्रियल प्लस फोर्थ फैक्ट्रियल माइनस करके ये वैलिड भी फॉर ऑल जेड है। फोर्थ के लिए 10z का आपको इसके लिए मैं बाद में उसको जनरेट कर दूंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उस हिसाब से तो वहाँ से सीख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको याद कर, मैंने तो उसको याद रखा है, तो अगर सीखना भी चाहते हो मैं उसको आपको सिखा दूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। तो ये बोलता है z प्लस z³ प्लस 2/15 z5 प्लस में देखो ये 10z के लिए हमेशा सारे के सारे प्लस रहेंगे, 17/315 z⁻7 एंड फॉर ऑल वैलिडिटी भी ये हर एक z के लिए होल्ड करता है। फिफ्थ, आप अगर आपको साइन हाइपरबोलिक जेड का चाहिए तो भैया सिर्फ और सिर्फ इनमें से जो प्लस माइनस दिखाई दे रही था ना, वो आपको हमेशा उसको सारे को प्लस में ले लो, ये भी वैलिडिटी फॉर ऑल जेड के लिए है। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक जेड का एक्सपेंशन
एक्सपांसन आपके पास 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस जेड फोर्थ बाई 4 फैक्ट्रियल, सारे को प्लस में ले लो। ये जो साइन जेड का एक ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं ना, उसको सारे को प्लस में कन्वर्ट कर दो, वो हाइपरबोलिक का एक्सपांसन आपको मिल जाएंगे। 7th आपके पास ये एक्सपांसन भी ज़िंदगी भर याद रख लेना है। इस 1/1 माइनस जेड का एक्सपांसन क्या होता है, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस जेड का इन्वर्स है। ये बाइनोमियल एक्सपांसन से आप इसको लिख सकते हो, लेकिन इसका आंसर अगर माइनस में है तो क्या होंगे, हर एक चीज़ प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड फोर्थ प्लस एंड सो ऑन, ये चलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो ना, फॉर ऑल जेड लिखना नहीं है, हर एक जेड के लिए ये वैलिड नहीं है। किस पर ये वैलिड है बच्चों, वैलिडिटी आपको लिखना चाहिए भैया, इसका मोड सिर्फ और सिर्फ आप जैसे ऐसे जेड को लेना है जिसका मोड 1 से कम ही है, नहीं तो ये क्वांटिटी आपके नेगेटिव बन के ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर अच्छे बच्चे हो तो ये वैलिडिटी ऐसे लिखना है, गंदे बच्चे हो तो गंदे बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं। साइन जेड का एक्सपांसन अगर बोलते हो वो सिर्फ इतने बोल देते हैं, और वैलिडिटी का उनको दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि उसका क्या है भैया, रट के जाना है, उसको थोड़ी ना सब्जेक्ट सीखना है। अच्छे बच्चे हो तो ये फॉर ऑल जेड लिखना है, ये भी साथ में लिखना है, वैलिडिटी हमेशा सारे के लिए लिखना है। अगर आपके पास 8th अगर मैं दे दूँ 1 प्लस में जेड है तो उसका जो ऑल्टरनेट बनेंगे 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसका वैलिडिटी भी फॉर ऑल जेड मोड का यही चलेंगे। समझ रहे हो बच्चों? और 9th एंड 10th दो ही आएंगे, यानी कि इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएंगे, log 1 प्लस जेड बनेंगे ना। और इसका एक्सपांसन भी याद रख लो, इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 का जेड है माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस ऐसे आएंगे, इसका वैलिडिटी भी यही चलेंगे। एंड 10th को अगर इस क्वांटिटी को अगर इंटीग्रेशन करोगे एक माइनस बचेंगे ना, और इसके लिए आप 1 माइनस जेड का अगर इस log ऑफ 1 माइनस जेड का एक्सपांसन चाहिए तो इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर दो और सारे में से एक माइनस रख दो, क्योंकि यहाँ एक माइनस बचता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसका इंटीग्रेशन जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, ये भी वैलिडिटी फॉर ऑल मोड जेड लेस देन 1 है। This is about what I wrote 10 most important expansion in the complex analysis, and this is the very important expansion। ये जो expansion रियल में भी, ओडी में भी, पीडी में भी, हाँ लीनियर अलजेब्रा में भी, बहुत सारे ये ब्रांच तो हमेशा हर एक ब्रांच में वो काम कर जाएगी। Are you getting my points, my dear students? वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बोलो, इंटीग्रल कैलकुलस बोलो, कहीं पे भी चले जाओ, ये तो आपको एक्सपांसन कहीं पर भी एक टपक पड़ते हैं। और एक स्टूडेंट्स को इतने तो कम से कम याद होनी चाहिए। और ये सारा का सारा टेलर्स थ्योरम से आया है बच्चों। आप खुद से अगर टाइम है आपके पास ही तो ये सारे को वेरीफाई कर लो एक बार के लिए।
सर आपने टेन हाइपरबोलिक का नहीं दिया। हाँ, टेन हाइपरबोलिक जेड का यही फॉर्मूला बनेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली बनेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, टेन हाइपरबोलिक जेड का अगर लिखूँ तो यही ऐसे आएंगे, और ये प्लस बनेंगे, और ये माइनस बनेंगे, यही आएंगे, ऑल्टरनेट चलेंगे। समझ रहे हो बच्चों? बस यही आपको याद रख लो। उसी के हिसाब से हमारी जो एक्सपांसन में क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वो मैं सारे क्वेश्चन को आपके पास डिस्कस करूँगा कि कैसे हमारे पास एक अगर फंक्शन दिया है, उस किसी अबाउट वो दिया होगा, वैलिडिटी वो अपनी तरफ से देगा, उस वैलिडिटी का यूज़ करके हम अपना काम करेंगे। ओके, चलिए फिर चलते हैं बच्चों। अभी हम नेक्स्ट जो ये पहली थ्योरम है, जो टेलर्स थ्योरम, दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका नाम है लॉरेंट्ज, LAU, लॉरेंट्ज थ्योरम है। समझ रहे हो बच्चों? लॉरेंट्ज थ्योरम, टेलर्स ने तो ऐसे कहा कि भैया फंक्शन एक सर्कल है, सर्कल के जो सेंटर है ना, सेंटर पे फंक्शन एनालिटिक बाउंड है बच्चों, ये सेंटर में होना ही होना चाहिए। बाउंड्री पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो रिक्वायरमेंट से कहता है सेंटर पे और सर्कल के जो अंदर के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन अगर एनालिटिक है तो ये कहता है, टेलर्स ने कहा उस फंक्शन का एक्सपेंशन ऐसे ही खोला जाता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन लॉरेंट्ज ने, भैया आप ऐसे काम करो, लॉरेंट्ज ने ये कहा कि भैया मान लो आपने इस ए को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया, और इसको ही मान के और दूसरे सर्कल बनाया। मान लो इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 आपने दे दिया, ठीक है बच्चों। अभी तो बताओ, इसका रेडियस तो मान लो R1 हो सकता है, और अब की बार इसका रेडियस क्या है, मान लो इसका रेडियस R2 है, तो क्लियरली R1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन R2, है ना बच्चों? साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, समझ गए हो? मान लो इस पूरे को मैंने R बोलता हूँ, रीज़न में बोलता हूँ, क्या ये रीज़न है? हाँ बिल्कुल है। रीज़न होने के लिए स्पेसिफिकली थोड़ी ना मेंशन है, वो तो है ना बच्चों। रीज़न एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, वो सारे बाउंड्री हो या फिर कुछ बाउंड्री या फिर हर बाउंड्री ना मिले तब भी वो रीज़न है, लेकिन डोमेन तो नहीं है। इनफैक्ट ये तो हो जाएंगे। ओके, तो टेलर्स ने क्या काम किया है भैया, वो कहता है एफ ऑफ जेड, उन्होंने एक्सपांसन दे दिया भैया, 0 से इन्फिनिटी ले लो और an कर लो, z माइनस 8n कर लो, प्लस में समेशन आपका n, देखो 1 से शुरू करो, ये 0 से ये 1 से शुरू करूँ, और bn ले लो, और z माइनस a के अबाउट तो माइनस n रख दो। ये टेलर्स ने कहा कि an bn क्या है, an का वैल्यू आप याद रख लो बच्चों, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 f ऑफ जेड अपन में z माइनस 8n प्लस 1, और n आपका 0 1 2 शुरू होगा ना, और bn का वैल्यू भी याद रख लेना, यही होता है ये C1 के अबाउट, मीन्स इस सर्कल के अबाउट, और आपको bn कहाँ से मिलेंगे, ये बड़े सर्कल के अबाउट आप मिलेंगे। तो एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस है कि अबाउट माइनस n प्लस 1 है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये ऐसे ब्रैकेट में नहीं लगाया, सिर्फ n पे माइनस है। ओके, और n आपका वेरी करेगा 1 से, है ना? यही टेलर्स का कंक्लूजन है, लेकिन हाइपोथेसिस तो लिखना है बाकी है। तो पहली हाइपोथेसिस ये है कि भैया
आपके पास ये जो फंक्शन आपका एनालिटिक होनी चाहिए। देखो हर एक तो एनालिटिक का खेल है बच्चों, कंटूर एंड एनालिटिक में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही खत्म हो जाता है। ओके तो देखो एनालिटिक होनी चाहिए किस पर, विद इन, एंड ये लैंग्वेज मैंने बताया ऑन आर, समझ गए। इस आर मीन्स रिंग शेप्ड रीजन, मैं इसको अच्छे से स्टेटमेंट आपको लॉरेंट्ज का दे दूंगा, आप पॉज करके एक बार लिख लो। ये कहता है लॉरेंट्ज थ्योरम का एक्सपांशन, अब लिख लो। सपोज दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द रिंग शेप। देखो ये रिंग के समान है ना, अगर मैं इसको खोल दूं, ये जो है ना ऐसे अगर लिख दूं, ये वाला C1 ये वाला ऊपर वाले के C2 मैंने अगर बनाया, ये रिंग के समान। कांचे आपने देखी चूड़ी, राइट, एक नीचे का और ऊपर का एक, यही तो रिंग शेप्ड रीजन मैंने लिया इसलिए। तो ये बोलता है सपोज दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए रिंग शेप्ड रीजन आर टेकन अराउंड, किस पर लिया है, या फिर बाउंडेड हुआ है, कैसे, बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे, अ सर्कल इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ इट इज ड्रॉन बाय टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर ए। मीन्स एक पॉइंट को सेंटर मान के जब वो एक सर्कल बनाए उसके ऊपर अगर दूसरे सर्कल बनाते हो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, समझ गए। तो स्टेटमेंट क्या बना, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए रिंग शेप्ड रीजन आर बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं क्योंकि दो सर्कल है, सर्कल्स C1 एंड C2 विथ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या है, रेडियाई R1 एंड R2 वेयर R1 स्ट्रिक्टली लेस देन R2। देन फॉर ऑल जेड, देखो देन फॉर ऑल जेड इन जेड बोलता हूँ इन R, है ना बच्चों। फॉर ऑल जेड इन R के लिए हमारे पास ये होता है, दिस इज द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉरेंट्ज एक्सपांशन। ये वैल्यू याद रखने के लिए मैंने इसलिए कहा, अगर उन्होंने वो एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट भी आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए हो बच्चों। सिंगुलरिटी ऊपर जब काम करूँगा, ये लॉरेंट्ज थ्योरम हमको इतने हेल्प करते हैं ना, आप पूछो ये मत। अभी तो कुछ काम का नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रख लो, लेकिन सिंगुलरिटी जब पढ़ाऊँगा आगे आएंगे चैप्टर 4 पॉइंट, मैंने उसको 4 में या 5 में आएंगे, उस पर हम बात करेंगे कि लॉरेंट्ज थ्योरम कैसे हमको हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। इस फंक्शन को जो एक ही झटके में भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं उसको कि भैया दिस एफ ऑफ जेड कैन आल्सो बी रिटन एज n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी a n टाइम जेड a टू द पावर n, वेयर अगर an में लिखूँ ये बोलता है 1/2 पाई आयाटा इंटीग्रेशन, अगर उसको मैं अबाउट गामा के अबाउट अगर कर दूँ वो एफ ऑफ जेड अपन में जेड माइनस ए टू द पावर n+1 dz, यही बनेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो भैया ये सारा कवर हो गई ना। ओके तो इसको भी ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। an bn का कोफिशिएंट आप एक बार याद रख लो, रखने में क्या प्रॉब्लम है, सेम ही तो चलना है। और लॉरेंट्ज थ्योरम का आपको स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, समझ रहे हो बच्चों। और यहाँ से मैं कुछ मैनिपुलेशन आपको दे दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो आप नोट करके लिख लो। पहली नोट आप मैं सिर्फ बोलता चला जाऊंगा, आप पूछ करके लिख लेना। तो पहली नोट ये बनेगी द अबव सीरीज,
ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज मैंने लिखा, ये तो सीरीज है, पावर सीरीज मैंने पढ़ाया आपको। दिस सीरीज इज कॉल्ड, इस सीरीज को ही हम बोलते हैं क्या, लोरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन। किसको, एफ ऑफ जेड का लोरेंट सीरीज कहते हैं। अबाउट, किसके अबाउट, ए के अबाउट। ये अबाउट का मतलब मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा, क्योंकि बच्चे इस अबाउट पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये जो अबाउट मैंने शब्द यूज किया है, आप लिख लेना, दिस द अबोव सीरीज इज कॉल्ड द लोरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड अबाउट द पॉइंट ए। यानी कि फंक्शन में ना, ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड का जो एक्सपेंशन आप करेंगे ना बच्चों, वहाँ से आपको अगर ए के, अगर इसके अबाउट अगर आप लगाना चाहते हो, दैट मीन्स टॉर्म आपको जेड माइनस ए या एंड जेड माइनस ए का स्क्वायर, जेड माइनस ए का क्यूब, दैट मीन्स जेड माइनस ए, ऐसे आपको टर्म से ही मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। जैसे कि मैंने कॉस जेड का एक्सपांसन मैंने किया, किसके अबाउट किया था, जीरो के अबाउट। दैट मीन्स वहाँ क्या था, कॉस जेड का एक्सपांसन क्या था बताओ, 1 माइनस जेड। मैंने सिर्फ जेड क्यों लिखा, क्यों, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, है ना, प्लस, सॉरी ये जेड स्क्वायर है, प्लस जेड फोर्थ, दैट मीन्स जेड माइनस 0 की पावर 4/4 फैक्टरियल, ऐसे तो लिखता था। क्योंकि 0 का वैल्यू मुझे नेग्लिजिबल लगा, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। अगर ए जी 1 के अबाउट करते तो ये ऐसे बनता, ऐसे, समझ रही हो। दैट मीन्स इस कॉस जेड में आपको जेड माइनस वन के हायर टर्म्स ही आपको मिलेंगे। उसी चीज को ही कहते हैं हम अबाउट। इस फंक्शन को हमने इसके अबाउट हमने एक्सपांड कर दिया। ओके चलते हैं, ये तो हुआ, ये पहली डेफिनेशन है, मीन्स रिमार्क है। दूसरे रिमार्क नोट्स आप लिख लेना, द अबोव सीरीज कैन बी रिटन इन द कॉम्पैक्ट वे, जो मैंने यहाँ लिखा है वो सेकंड होता है। थर्ड में लिखो, थर्ड पॉइंट में ये बोलता है द अबोव लोरेंट सीरीज, ये जो उसको हम लोरेंट सीरीज कहते थे ना, इस सीरीज को देखो, द सीरीज ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ, देखो जेड माइनस ए की जो नेगेटिव पावर को हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, एंड द सीरीज ऑफ द पॉजिटिव पावर रेस्ट, ये जो इतने पावर होते हैं ना उसको रेगुलर पार्ट कहते हैं। समझ रही हो। देखो ये इस टर्म को हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, इस टर्म को हम रेगुलर पार्ट कहते हैं। मुख्य मुख्य मुख्य, प्रमुख, प्रधान, है ना, मेन, ठीक है। हमेशा जेड माइनस ए, अगर आपके अबाउट में ये जैसे मैंने बताया, देखो इसका मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा है इसमें से आप मुझे बताओ प्रिंसिपल पार्ट कौन है, रेगुलर पार्ट कौन है। देखो रेगुलर पार्ट ये सारे हैं, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, जेड माइनस वन के क्या ऐसे कुछ नेगेटिव पावर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ? नहीं है, तो प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, एब्सेंट है। समझ रहे हो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है बच्चों, और मैं आधा घंटे आपके सामने क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, वो हर एक क्वेश्चन को आप एक्सपांड करना सीख जाओगे। और जो डर रहा था ना सर ने कैसे एक्सपांड कर दिया, भैया मैं आपको बोल दूं आपका डर आज से खत्म हो जाएंगे। ओके चलिए बच्चों, अब हमारा एक्सरसाइज 4.1 में करवाऊंगा, और काफ़ी सारे मेरे आपके पास 6 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप किताब में या फिर आप PDF में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे।
आप सारे एक्सपेंशन का क्वेश्चन अगर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। इतने अगर मैं ट्रिक आपको समझा देता हूँ, सारे क्वेश्चन उसी के अलोंग आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का जो मेरा सॉल्यूशन है, इस फंक्शन को एक्सपांड करना है। देखो इसके अबाउट cos z बाई जेड दिया है। देखो बच्चों, जब भी ये जो आपका फंक्शन देखो और राइट हैंड साइड में वो जो क्या दिया है वो देखो, इससे क्या होगा, इस फंक्शन को इसके अबाउट एक्सपांड करना है। यानी कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये जो दिया है 0 इज लेस देन मोड जेड, इसको अगर आप बोलेंगे फॉर ऑल जेड ग्रेटर देन 0, ऐसे भी तो लिखेंगे। समझ गए? यानी कि ये बोलना चाह रहा है फॉर ऑल जेड के लिए ये काम करो। मीन्स हमेशा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेंगे ना बच्चों। यानी कि आपका जो फॉर्म है ना फंक्शन में, आपको जो दिखाई देंगे इसका एक्सपांशन करते वक्त आपको जो दिखाई देंगे टर्म z माइनस 0 एंड z माइनस 0 का हाईएस्ट टर्म, ऐसे आपको मिलेंगे क्योंकि z माइनस 0 तो यहाँ है। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स जेड के अबाउट अगर आपको एक्सपांड करना है, हम जानते हैं, देखो ये तो सॉल्यूशन की पार्ट्स है। क्वेश्चन तो जेड इसके ऐसे ही एक्सपांड करना है ना, तो इसको एक साइड में रख दो ना। ये तो आंसर का पार्ट है बच्चों, इससे तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2-3 क्वेश्चन अगर मैं करूँगा आपको समझ आ जाएंगे। तो cos z का एक्सपेंशन में जानता हूँ वो होता है 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस जेड फोर्थ बाई 4th फैक्ट्रियल एंड माइनस ऑन, यही चलेंगे। और 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएंगे 1 बाई जेड माइनस जेड अपॉन 2 फैक्ट्रियल। राइट बच्चों, ये जेड से जेड कैंसिल हो गई, प्लस में जेड क्यू बाई 4 फैक्ट्रियल एंड माइनस, यही चलेंगे। देखो अब की बार ये क्या है, z माइनस 0 का नेगेटिव पावर है ना। नेगेटिव पावर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, और जो बचा हुआ टर्म को हम रेगुलर पार्ट कहते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसको भी लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड का कोफिशिएंट एक बार लिख लो। वो 1 बाई जेड है ना, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये वाला आप ऐसे बॉक्स बना के रख लो एक बार। क्यों, इसका यूज में जब हम सिंगुलरिटी फाइंड आउट करेंगे ना, रेसिड्यू थ्योरम यूज करने के वक्त हमको ये वाला ज़रूरत होता है। समझ गए हो बच्चों? इसीलिए इसको एक बॉक्स में रख दो, तो बाकी आगे बहुत काम आएंगे इसके। ठीक है, यही आंसर है। इस फंक्शन को अगर इसके अबाउट आप अगर एक्सपांड करोगे, यही बनेंगे। और मैंने आपको प्रिंसिपल पार्ट एंड रेगुलर पार्ट भी समझा दिया। कितने आसान बनते हैं ना बच्चों, जब हमको cos z का एक्सपांशन पता हो गई और इसके अबाउट तो एक्सपांड करना है, तो यही तो मेरे सॉल्यूशन के पार्ट्स है, उसको क्यों छेड़छाड़ करूं। इसके अबाउट मुझे एक्सपांड करना है। राइट, चलिए फिर ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। आप सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ आ जाओ। कौन सी है, यही है। तो एफ ऑफ जेड क्या है अब की बार, जेड माइनस साइन जेड अपॉन में जेड 5। ये भी अभी भी यही ऐसे ही अबाउट करना है। तो ये जो 1 बाई जेड की पावर 5 है, ये तो मेरी आंसर की पार्ट है। राइट बच्चों, हमेशा ऐसे मत बोल देना ये अबाउट आपको देखना है। यहाँ जब करूँगा आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो ये z था और माइनस में, अब मुझे बताओ साइन z का एक्सपेंशन मुझे पता है क्या, z माइनस जेड क्यू बाई 3 फैक्ट्रियल प्लस z5 बाई 5 फैक्ट्रियल माइनस एंड सो ऑन, ये बचा।
अब की बार ये 1/z5 यही रहा। अब की बार अब ये कर दो, खोल दो इसको, z माइनस z प्लस z³ 3 माइनस z5/5 फैक्ट्रियल प्लस में ये चलेंगे। राइट बच्चों, अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो गई। अब मुझे बताओ ये 5 पावर ये 3 है तो 1 कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, z² टाइम्स 3 फैक्ट्रियल। राइट, माइनस में देखो ये इससे 5 से 5 कैंसिल हो गई, 1/5 फैक्ट्रियल ये रहा। समझ गए? यहाँ 7 उड़ा था ना, ये 7 है तो ये 5, तो माइनस में सॉरी प्लस में ये z²/7 फैक्ट्रियल आता था और एंड सो ऑन करके यही मिलता आपके पास आंसर। अब मुझे बताओ ये जो नेगेटिव पार्ट ये है ना, इसको अगर आप लिखना चाहते हो, ये क्या बनते थे, z-0 का स्क्वायर यही तो बनते थे माइनस। तो इस नेगेटिव पावर इस सीरीज ऑफ नेगेटिव पावर को तो हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं और जो बचा है वो हम रेगुलर पार्ट कहते हैं, है ना बच्चों। और मुझे बताओ कोफिशिएंट जब मैं CO लिखता हूँ वो मतलब समझा जाए कि कोफिशिएंट है किसका, भैया z-0 का है ना, क्योंकि 0 के अबाउट आपको एक्सपांड करना है तो खाली 1/z का एक्सपांड मने कोफिशिएंट आप लिख लो। 1/z का कोफिशिएंट कहाँ क्या है, यहाँ नहीं है तो 0 तो लिखेंगे, है भैया 1/z के, लेकिन 0 कोफिशिएंट में है तो वो 0 है। समझ रहे हो बच्चों, कितनी आसान बन गई क्वेश्चन, बहुत इजी है। ओके ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गई। देखो थर्ड पे आ जाओ, ये e⁻z अपन में z-1 दिया है और वैलिडिटी कहाँ है, z-1 के मोड इज ग्रेटर देन 0, यानी कि देखो ये वैलिडिटी देखो, माने इस फंक्शन को आपका टर्म है ना, फंक्शन में आपके पास ऐसे आएंगे, ये एक z-1 या फिर प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है, मुझे नहीं पता, और z-1 के कितने भी स्क्वायर टर्म ऐसे आपको माने फंक्शन में ऐसे टर्म आपको झलक दिखेंगे। This term will shiny when you expand this function about 1 पे आपको expand करना है। तो देखो about 1 है तो z-1 ऐसी टर्म आपको मिलेंगे, तो ये तो आंसर पार्ट है ना बच्चों, उसको तो आप छेड़छाड़ मत करो, जो आंसर पार्ट है उसको तो संभाल के रख लो। और e⁻z का आपको थोड़ी शक्ल ठीक करना है ना, ये z है आपके टर्म में z-1 ऐसे दिखना चाहिए, तो इस e⁻z को आप e⁻z-1 प्लस 1 ऐसे तो लिखोगे, पहले ऐसे नहीं लिखोगे तो किसके अबाउट आप इसका, बच्चे यहाँ कंफ्यूज, इसको तो रख देते हैं भैया, वो वैलिडिटी को चेक नहीं करते, इसके अबाउट आपको इस फंक्शन को एक्सपांड करना है, यानी कि ये फंक्शन में आपको ऐसे फंक्शन झलक दिखना, मीन्स इट शुड बी शाइनिंग दिस टर्म। ये तो z है, z-1 के टर्म में आपको एक्सपांड करना है, तो शक्ल तो एडजस्टमेंट करोगे ना। तो देखो मैंने एडजस्टमेंट कर दिए, तो इस टर्म को अगर मैं लिखूं 1/z-1 तो था पहले ही, और ये क्या बनेंगे, एक बार z-1 बना और एक बार e⁻1 ही बनाना, एक बार ये e⁻1 एक बना। देखो अब की बार ये e की पावर तो कांस्टेंट है, e/z-1 कांस्टेंट टर्म था, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब ये मैं जानता हूँ e⁻z का एक्सपेंशन अभी आपको समझा के आया था, तो रख दो e⁻z का एक्सपेंशन 1 + z + z² / 2 फैक्ट्रियल
एंड सो ऑन होता है। यहाँ जेड है तो यहाँ जेड जेड दिखाई देंगे, इसको जेड मान लेंगे ना, तो ई टू पावर जेड का 1 प्लस जेड मीन्स जेड माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही चलेंगे ना बच्चों। क्लियर? तो ये इससे डिवाइड कर दो तो ये बनेंगे क्या, ई अपॉन जेड माइनस 1 प्लस में ये क्या बनेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो ई अपॉन 1 फैक्टोरियल ये बनेंगे, प्लस में जेड माइनस 1 एक बचेंगे और ई तो पहले ही था 2 फैक्टोरियल एंड ऐसे करते करते यही चलेंगे। तो मुझे बताओ ये इतने पार्ट्स क्या है बच्चों, इतने पार्ट्स तो रेगुलर पार्ट कहते हैं और इसको ही हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। मुझे बताओ CO ऑफ, अब की बार जेड लिखोगे क्या, किसके कोफिशिएंट आपको, किसके अबाउट जेड माइनस 1 के अबाउट आपको चाहिए, तो जेड माइनस 1 का कोफिशिएंट आपको अब की बार चाहिए। जो वैलिडिटी दिया है उसी का आपको नेगेटिव पावर देख लो, अगर जितने नेगेटिव पावर्स हैं वो सारे प्रिंसिपल पार्ट हैं। आप बोलेंगे क्या सर प्रिंसिपल पार्ट एक ही टर्म आएंगे, ना जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे रेगुलर पार्ट्स आपको एक भी नहीं मिलेंगे, सारे नेगेटिव पार्ट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्यों ऐसे, ऐसा कोई रूल नहीं है। या यहाँ एक आते हैं तो मैं क्या करूँ, 2 आ सकते हैं, 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ई है ना बच्चों, यही मेरी आंसर है। समझ रही हो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वैलिडिटी को, पहली बात तो वैलिडिटी देखना है, उसके अबाउट आपको, अगर यहाँ सिर्फ जेड होता ना, इसको भी एडजस्ट करते हैं, इसको ऐसे करके प्लस में करके थोड़ी बहुत हमारी काम चल जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं फिर। चलिए बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ रही हो 4th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या था, एफ ऑफ जेड आपके पास 1 अपॉन जेड टाइम्स जेड माइनस 3 और वैलिडिटी कहाँ है, वैलिडिटी 0 से तो बड़ा जेड मोड जेड है लेकिन 3 से छोटा है। अगर इस चीज़ को आप अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे भैया, इनमें से कौन बड़ा है। अगर इस स्टेटमेंट को बड़ा अगर बोलना चाहते हो तो भैया 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मोड जेड, यही तो बचेंगे। ओके इतनी बात क्लियर है। यहाँ से इससे छोटा है तो ये इससे तो बड़ा ही है। तो देखो भैया आंसर में आपको कौन सी अबाउट क्वेश्चन माने ये फंक्शन का आपको किसके अबाउट मिलना चाहिए, दैट मीन क्वेश्चन में आपको जेड स्क्वायर जेड क्यू ऐसे टर्म आपको चमकते हुए दिखाई देंगे आपको, राइट। ये z माइनस 0 है, 0 तो नेग्लिजिबल है, तो उसके लिए आंसर का पार्ट यही ना बच्चों, ये तो बन गई एक बार और मुझे इसको z माइनस 3 यही करना है। ओके तो अब मुझे बताओ ये 1/z तो यूं ही ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब मुझे बताओ इनमें से, देखो इनमें से अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है बच्चों। ये जो वैलिडिटी पर आप नज़र रखो, आपका नज़र इससे हटनी नहीं चाहिए। यहाँ से देखो आपको यहाँ से कौन बड़ा है वो तो कॉमन लेंगे, जिसके लिए आपको वैल्यू पुट करने में ये क्वांटिटी आपके छोटे हो जाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो यहाँ से कौन बड़ा है भैया, 3 मोड जेड से बड़ा है, तो भैया यहाँ से ना आपको 3 पूरी तरह कॉमन में लेके आ जाओ। जो बड़ा है हमेशा क्वेश्चन में आपको वो वाला पार्ट खींच के ले आओ। अगर ये -3 आपने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस जेड अपॉन 3 रहा ना।
है ना बच्चों, समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि आपको अब वैलिडिटी मोड जेड 3 से कम नंबर ही, ऐसे जेड आपको चूज करना है जो 3 से कम नंबर होनी चाहिए। अगर 3 से जेड आपने ज़्यादा नंबर ले लिया ना, ये क्वांटिटी बड़े हो जाएंगे, और ये क्वांटिटी बड़े हो गई तो ये क्वांटिटी आपका नेगेटिव में बच जाएंगे। समझ रहे हो? ये अगर नेगेटिव हुआ तो आपने तो भैया इतने गलत लिख दिया, वो एक्सपांड कैसे करोगे आप चीज़ों को? यही तो टेलर्स थ्योरम एंड वो लॉरेंट्ज थ्योरम का जो एप्लीकेशन से ही है। आपका जेड क्या था भैया वैलिडिटी में? आपका जेड मोड आपका जेड कहाँ से, यही है या फिर यही है आपका जेड। आप पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे नंबर आप ले सकते हो जिसका मोड करके सिर्फ 3 से कम नंबर ही आप यहाँ पुट करने के लिए आपका एप्लीकेबल है। यू कैनॉट पुट जेड इज इक्वल्स टू 4, आप कभी पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप 4 रखेंगे, ये समथिंग 4/3 तो समथिंग 1 पॉइंट आएंगे, और माइनस में है भैया तो ये नेगेटिव पार्ट बन गए। आपने किसने परमिशन दे दी ऐसे? आपने तो ये वैलिडिटी ऐसे लिखा था ना, 1/1 माइनस जेड का 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एंड आएंगे, और वैलिडिटी क्या लिखा था? वैसे जेड लेना जिसका कि मोड 1 से कम आ जाए ताकि ये चीज़ पॉजिटिव बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? जो इनमें से जो बड़ा है हमेशा उनके कॉमन में ले जाओ, और आप अपना काम यहाँ से करते चले जाओ। 1/-3z बाहर आ गई। अब इसका एक्सपांसन क्यों सर आपने ऐसे किया? क्योंकि ऐसे चीज़ों को आप हमेशा ये वाला या फिर 1/ ये वाला रिजल्ट लगाने का कोशिश कर लो। समझ रही हो? तो ये वाला इससे क्रिएट हो गई। तो मुझे बताओ उसका यहाँ से z कितने हैं? z/3 है, तो रख दो 1 प्लस जेड, है ना? ये जेड है, इतनी जेड है, तो क्या बोलता है एक्सपांसन? 1 प्लस जेड स्क्वेयर, दैट मीन्स z/3 का होल स्क्वेयर प्लस z/3 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये चलेंगे। और मुझे बताओ अब की बार ये क्या बन गई? माइनस में सारे टर्म्स आ गए, तो -1/3z, माइनस में ये z कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 भी कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी 3 कैंसिल नहीं होंगे। ये नीचे क्या बनेंगे कि भैया 1/3 का स्क्वायर बन जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या बचेंगे? माइनस ये जेड स्क्वायर था, एक जेड, तो जेड अपॉन में 3 स्क्वायर था, यहाँ एक 3, तो 3 क्यूब आ जाएंगे, और माइनस ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और आप टर्म लिख भी सकते हो। और मुझे बताओ ये क्या बन गई आपके पास? रेगुलर पार्ट बन गई, और ये क्या बन गई आपके पास? प्रिंसिपल पार्ट बन गई बच्चों। और मुझे बताओ यहाँ आपको किस अबाउट की चाहिए? z के अबाउट, दैट मीन्स मुझे CO किसका चाहिए? 1/z का कोफिशिएंट अब की बार कितना है? 1/z का कोफिशिएंट -1/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी अच्छे और आसान से अगर समझाने के बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत क्वेरी आते हैं तो आपके लॉजिक में प्रॉब्लम है। ओके जी, ये समझ आ गई? अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता देना, ठीक है? चलिए बच्चों, 5th क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? फंक्शन अभी भी यही है भैया, यही है, लेकिन वैलिडिटी मेरा कौन है? 0 से बड़ा कौन है? z-3, लेकिन z-3 का मोड एंड 3 से छोटा है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखो अब की बार वैलिडिटी यही है, दैट मीन्स इस फंक्शन को हम सिर्फ z-3 का स्क्वायर, z-3 का क्यूब, ऐसे टर्म हमको फंक्शन में मिल जाएंगे। तो अब की बार मुझे बताओ, इतने तो समझ आया होगा कि सर ये हमारी आंसर पार्ट है, तो उसको मैं साइड करके रखा।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, जो वैलिडिटी है वही हमारे आंसर में वही चमकेंगे। तो ये तो हमारी आंसर पार्ट है, तो उसको छिपा के मैंने एक साइड अलग रख दिया। और जो बचा है वो क्या है, 1/z है। क्लियर? तो ये अब की बार 1/z माइनस 3। अब मुझे बताओ 1/z को कुछ तोड़ोगे ना? आपकी z-3 में आपका फंक्शन चमक होनी चाहिए। तो इसको शक्ल ठीक करेंगे तो z-3 से ऐड करो और 3 से सब्सट्रैक्ट कर दो। यही है, हो गई ना बच्चों। अब ये इस क्वांटिटी को आप लिख लो। अब देखो वैलिडिटी पर आ जाओ भैया। मोड z-3 अगर 3 से कम है, ये गारंटी है 3 इससे बड़ा ही है। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3 अगर बड़ा है ना, उसको पूरे 3 में कॉमन ले लो। ये क्या बन गई? ये z-3 ये तो अलग से था और मैंने क्या निकाला, अब की बार मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस में z-3 अपन में 3 बना। समझ रही हो बच्चों? मैंने इस 3 को, क्योंकि 3 इससे बड़ा है और जो कॉमन लेंगे जो बड़ा है उस क्वांटिटी को ही हम पूरे में कॉमन लेंगे। तो 3 को कॉमन लिया तो 1 प्लस ये बचा। अब मुझे बताओ इसका शक्ल ठीक करेंगे तो 1 ये तो 3 टाइम z-3 बचा। और मुझे बताओ ये 1 प्लस z, ये अब की बार ये z का काम करेगा। यहाँ हमारे पास एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस 1/1 प्लस z का एक्सपेंशन 1 माइनस z प्लस z² माइनस z³ प्लस यही तो बनेंगे। लेकिन वैलिडिटी अच्छे बच्चे हैं तो ये भाई लिखना है ना। तो ऐसे आपको z लेना है जिसका कि मोड ऐसे z लेना है, ऐसे आपको क्वांटिटी लेना है जो इससे 3 से कम है। तो बचाओ रखो। तो आपका ये वाला क्या बनेंगे? तो 1 को 1 बचा, माइनस में z कौन है? z यही है भैया। z प्लस z² कौन है? यही है सर, z²। अच्छा, माइनस में यही क्वांटिटी आपको मिल जाएंगे। समझ रही हो बच्चों? अब की बार ये आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो अब ये 3 टाइम्स z-3 ये रहा, माइनस में ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और 3² बन जाएंगे, 1/9 बन गई ये। और प्लस में ये क्या आएंगे? एक तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और एक तो बचेंगे। लेकिन 3² था और एक 3, तो 3³ कितना होता है? 27। और ये माइनस चलते चले जाएंगे। और यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है ये मेरी रेगुलर पार्ट है और इतना मेरा प्रिंसिपल पार्ट है। और मैं अगर चाहूँ तो CO किसका निकालूँ? वैलिडिटी z-3 है। अब की बार मुझे कोफिशिएंट z-3 का देखना है। 1 माइनस z-3 का कोफिशिएंट क्या है? 1/3 तो है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर? अगर आपका मान लो यहाँ स्क्वायर होता ये तो प्रिंसिपल पार्ट बनता, लेकिन अब की बार इसका कोफिशिएंट अब की बार 0 बनता। ध्यान से सीखना है चीज़ों को, सिर्फ आपको इसके लीनियर पावर ही लेना है, इसका कोफिशिएंट। समझ गई? यहाँ तक 1/3 था। क्लियर? ये बात समझ आ गई कैसे मैंने तोड़ फोड़ कर दिया? ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर मान लो बच्चों मैं एक क्वेश्चन ही यहाँ आपके सामने बना देता हूँ, 7th क्वेश्चन। मान लो सेम क्वेश्चन चलता, अगर वैलिडिटी मेरा
मोड जेड अगर ग्रेटर देन 3, इस टाइप के अगर वैलिडिटी देता, ये भी क्वेश्चन एक है, तो इसका क्या बनते हैं कि भैया एफ ऑफ जेड को आप कैसे लिखते हैं भैया 1/, अब की बार ये मेरी आंसर का पार्ट है तो इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो अब की बार ये z-3 अंदर चले जाते, और मुझे बताओ ये तो ऐसे ही था, कौन बड़ा है, मोड जेड बड़ा है, तो यहाँ से मैं z कॉमन लेता, 1/z कॉमन लेता तो 1 - 3/z होता। समझ रही हो? तो ये क्वेश्चन क्या किससे रिप्रेजेंट हो गया, ये z² था, और अब की बार मुझे बताओ 1 माइनस का है तो 1 प्लस z² प्लस ये चलता, और मुझे बताओ बच्चों इसका आंसर क्या था, मुझे एक बार लिखवा दो, कर तो दिया है, मैं कर दूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z² बचता, और प्लस में 3/z³ बनता, प्लस में 3²/z⁴ बनता, प्लस ऐसे चलता। अब देखो सारे z की नेगेटिव पावर में है, ध्यान से बच्चों, तो ये देखो आपके क्वेश्चन का आंसर में आपको सामने दे दिया, ये सारे प्रिंसिपल पार्ट है, कोई भी रेगुलर पार्ट नहीं है। और मुझे CO बताओ, कोफिशिएंट ऑफ किसका चाहिए, 1/z का, भैया इस 1/z का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो है लेकिन 0 कोफिशिएंट में है। आपके डाउट क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से बच्चों। ओके, तो यही क्वेश्चन में एक बार कर देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर तो ज़रूर होंगे। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बचा है और इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा और सारे क्लियर, आपके सारे डाउट्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे ये सारा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े लंबे जाएंगे, बस ये वैलिडिटी मुझे रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, हाँ कौन से 6 क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब की बार हमारा एफ ऑफ जेड क्या था, वही था, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कोई परेशान नहीं, मैंने इसके ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन आए क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देखो भैया, इसके z-4 की अबाउट आपको एक्सपांड करना है। यहाँ तो z-3 है और एक z है, भैया मुझे z-4 क्रिएट करना है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट में है तो कैसे करूँगा उसको। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया हम जानते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, a/z प्लस b/z-3। आप a और b का वैल्यू आप लेके आ जाओ, मैं तो उसको आप खुद से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन तो आता है ना बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद a और b का वैल्यू आपके पास मिल जाएंगे, और मेरे पास a का वैल्यू -3 आया, मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ इसीलिए, और b का वैल्यू 1/3 है और 1/z-3 ये बनेंगे। a और b का वैल्यू मैंने बना दिया था इसलिए, और बनाने की क्या ज़रूरत है बच्चों, देख के ही पता चलेगा। ओके, तो ये बना। आप मुझे बताओ, इसको सेपरेटली मैंने सॉल्व कर दिया, इस क्वांटिटी को अगर I1 कहते हो, इस क्वांटिटी को अगर I2 कहते हो, तो I1 पे चले जाओ। पहली बार I1 क्या है, तो भैया -1/3z है। अच्छा, अबाउट किस पर चलेंगे, अबाउट भैया आपके 100 z-4 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, इस वैलिडिटी पे इस पर काम करेंगे और एक ही झटके में इसको मैं आई कह दूंगा। राइट बच्चों, ऐसे इसलिए सॉल्व करता हूँ मैं क्योंकि वो आंसर में कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करने का मौका नहीं मिलेंगे, इसलिए।
सो दैट इज इन प्लेस। ये -1/3 तो मेरा कांस्टेंट था, तो अब मुझे किसके अबाउट काम करना है, यही है भैया। तो क्रिएट करो इस z को। सो z-4 प्लस मैंने 4 कर दिया। समझ गए हो बच्चों? इसमें आपको कोई समस्या है? और मुझे बताओ, देखो यहाँ कौन बड़ा है? देखो z-4 किससे बड़ा है भैया? ये 4 से छोटा है। दैट मीन्स केस 4 तो z-4 का मोड से कम ही बड़ा है। दैट मीन्स ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, राइट। अब की बार इससे मैं काम करूँगा, 1 के लिए तो वो बाद में काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे 1 दिखाई नहीं देंगे तो इस पे क्यों काम करूँ? जो चमक रहा है उस पर ही मैं काम करूँगा ना। यही तो क्वेश्चन टेलर्स थ्योरम का ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। ये थोड़ी नहीं मैंने बनाई है, टेलर साहब ने दिया है। ओके, तो चलिए फिर काम कर लेते हैं। तो -1/3 तो था, और कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है ना, इसमें से मैं 4 कॉमन ले जाऊंगा। तो लेने के बाद 1 प्लस z-4 अपॉन में 4 बचा है मेरे पास। आ गई, देखो बच्चों। अब की बार ये -1/12 तो हो गई। अब की बार 1 प्लस z का एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस z प्लस 1 माइनस z प्लस z स्क्वेयर, z-4 का स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर, राइट बच्चों। माइनस एंड सो ऑन। 2-3 टर्म लिख के डॉट छोड़ दो बच्चों। और अब की बार ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/12, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो ये बना z-4 अपॉन 4 इंटू 12 ये बन जाएंगे। और ये माइनस बनेंगे z-4 का स्क्वेयर अपॉन में ये 4 स्क्वेयर था, 4 स्क्वेयर इंटू में 12 आएंगे एंड +1 चलेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ से z-4 का नेगेटिव पावर कुछ है ही नहीं, तो ये सारे के सारे रेगुलर पार्ट ही मिल गए हैं आपके पास। ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ आ जाओ, ये I1 का आंसर मिल गई। अब I2 पे आ जाओ। I2 ये क्या कहता है भैया? I2 कहाँ है? ये है 1/3 तो था, और अंदर क्या है? 1 अपॉन में z-3 है। लेकिन वैलिडिटी किसके है? इसके अबाउट z-4 क्रिएट करना है। तो यहाँ तो क्रिएट कर दो एक बार। तो ये बना z-3, तो मैं ऐसे कर दूँ z-4 + 1, यही तो करेंगे ना बच्चों। क्यों मुझे इसके अबाउट करना है? अगर यहाँ 5 होता ना, z-5 करके इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ जितने चाहिए उतने करेंगे। मेरे से थोड़ी ना होता है, मैं तो इसको एडजस्ट करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कौन किससे बड़ा है? ये देखो 1 is less than this, that means z-4 is greater than 1 है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? 1/3 तो कांस्टेंट था, आप जो बड़ा है उसको कॉमन लेते हैं। तो z-4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? बचा यहाँ 1 + 1/z-4। यही तो भैया खासियत है। अब की बार ये सॉल्यूशन कितने आएंगे? 3 इंटू z-4, ये तो बाहर पड़ेंगे इतने। और इसका एक्सपेंशन क्या है? प्लस में तो 1 - z, दैट मीन्स ये रहा z, प्लस में z स्क्वेयर, दैट मीन्स z स्क्वेयर, माइनस में ये सारा आएंगे। अब की बार ये मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 1/3 टाइम z-4 माइनस 1/3 टाइम z-4 का स्क्वेयर, प्लस में 1/3
इंटू जेड माइनस 4 का स्क्वायर था तो ये क्यूब हो जाएंगे, और ये प्लस ये माइनस ये चलेंगे। अब की बार देखो यहाँ मुझे नेगेटिव पावर है, सारे z-4 की नेगेटिव पावर ही मिलेंगे, तो ये सारे प्रिंसिपल पार्ट आपको मिल गई। व्हाट ए ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो आप मुझे बताओ इसके कोफिशिएंट क्या है। z1/z-4 का कोफिशिएंट 1/3 है, और एक झटके में अगर मैं आंसर लिखूं तो मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं आएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ से मेरा I क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। तो I1 का आंसर मुझे पहले लिखवा दो और उसको मैं स्टाइल में लिखवा दूंगा 1/12 प्लस में z-4 अपॉन में 4 इंटू 12 माइनस z-4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू 12 प्लस में ये तो I1 था, प्लस में I2 क्या है बच्चों, यही है 1/3 टाइम z-4 माइनस 1/3 टाइम z-4 का स्क्वायर, प्लस में ये सारा चलेंगे। यही आंसर ऐसे लिखो, या फिर कहीं कहीं ऑथर को ये वाला लिखना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसे काम कर देते हैं कि भैया यहाँ डॉट 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 रख के ये वाला टर्म, उसका जो लास्ट टर्म कौन है z-4 अपॉन 48 लिख के, ये वाला प्लस है ना, यहाँ प्लस रख के ये वाला लास्ट टर्म ये रख के, और यहाँ डॉट डॉट मतलब ये सारा टर्म्स यहाँ ले लिया उसने, और बचा हुआ पोर्शन 1/3 टाइम z-4 माइनस 1/3 टाइम z-4 का स्क्वायर, प्लस यही है आंसर लिखने का सही ढंग। Okay, are you getting my points my dear students? बस इतना ही है, मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवा दूंगा, वो सारे आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क्स में दिया है। 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये पहले क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन बनेंगे और दूसरे के लिए 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स 8 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखवा दिया। और 8 क्वेश्चंस को आप अगर कम्प्लीटली सॉल्व किया ना, और जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आपको एक्सपांसन वाला क्वेश्चन आएंगे, वो हर क्वेश्चन आपके द्वारा सॉल्व हो ही जाएंगे, समझ रही हो। और बस इतना ही है, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम या फिर क्वेरी आपको आते हैं, अगर आप फेस करते हैं सर ये मेरी क्वेश्चन नहीं हुआ किसके वैलिडिटी के लिए, वो सारे प्रॉब्लम्स का डाउट्स का आपके हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। ये 4th चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप ऐसे स्किप नहीं करोगे, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।